चैट में स्टूडेंट लोग का चैट दिखेगा, यहाँ पे स्टूडेंट दिखेंगे कितने बने हैं, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो एंड करके ऑप्शन आएगा, इन सब बच्चों का नाम है और लोग लाइक आप ये हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगेन आप लोगों का धारा जीएस के इस क्लास में स्वागत है। ऑनलाइन वालों का भी आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा को समझेंगे हम कि भाषा होता क्या है। ठीक है, अभी हम भाषा पे एकदम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, भाषा को इतना ही समझेंगे। ये जो भाषा शब्द है ना, जो हमारा भाषा शब्द है वो संस्कृत के भास धातु से आया है। याद रखिएगा, हम आगे जाके धातु भी देखेंगे कि धातु होता क्या है। थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई भी किसी भी चीज का मूल होता है ना, उसको हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में हम लोग यूज करते हैं। तो वो जो भाषा है ना, संस्कृत के भास धातु है, जिससे आया है क्या, भाषा। और उस भास धातु का अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। हम जो कहते हैं या बोलते हैं ना, उसको भास बोला जाता है, वहीं से आया है भाषा। ठीक है, भाषा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अर्थ समझे कि भास धातु से आया। याद रखना, कभी कभी वो बहुत एकदम सरल क्वेश्चन पूछता है जो हम लोग सोचे भी नहीं रहते कि मतलब भाषा किस, मतलब ये जो भास शब्द है, ठीक है, वो किस भाषा से आया है। तो यही पूछ सकता है संस्कृत से आया है कि हिंदी से आया है, उसके ऊपर है। कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन भी वो पूछ देता है। ठीक है, तो ऐसे सरल प्रश्नों में अगर आप गलती कर बैठते हैं तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है या कंफ्यूजन होता है, आपको हिंदी का ही है कि संस्कृत का ही है। ठीक है, तो सरल क्वेश्चन कभी गलत नहीं करना। ठीक है, टफ सबके लिए होता है लेकिन सरल आपको गलत नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं भाषा। ठीक है, भाषा को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो पहले भाषा की उत्पत्ति, ठीक है, कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसा हुआ। ठीक है, तो वो हम मेनली मेंस में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा वो मेंस का टॉपिक है, वहां से आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो हम पढ़ेंगे क्या, भाषा की उत्पत्ति विकास, ये हमारा बात का है जब हम मेंस के लिए स्पेशल देखते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं भाषा के रूप, जहां से आपका व्याकरण का मूल है, जहां से आपका व्याकरण स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, तो भाषा के रूप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाषा के हमको दो रूप देखने को मिलता है। ठीक है, भाषा के दो रूप देखने को मिलता है। एक होता है मौखिक। ठीक है, भाषा का एक रूप होता है मौखिक, दूसरा रूप होता है लिखित। जैसे कि मौखिक, अगर मौखिक बोलूं तो मैं लिखूं क्यों। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला अ, ठीक है, मैंने बोला अ, मतलब मैं अपने मुख के किसी न किसी भाग से बोल रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूं ना, वो होता है मौखिक रूप, और उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, ध्वनि। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि। तो जो मौखिक रूप होता है भाषा का, उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूं तो साउंड आपके कान तक जा रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, ध्वनि। तो याद रखिएगा, भाषा का जो मौखिक रूप है वो क्या होता है, ध्वनि। दोबारा पढ़ने की जरूरत पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाषा का जो मौखिक रूप है वो क्या है, ध्वनि। दूसरा है लिखित रूप। अगर अब मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूं तो बोलूं क्यों, अगर मैं लिखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब आप समझ गए होंगे कि सामने जो महानुभाव खड़े हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, यही होता है क्या, लिखित रूप, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा, जो लिखित रूप होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण। तो याद रखिएगा, मौखिक रूप होता है ध्वनि, लिखित रूप होता है वर्ण। परिभाषा के तौर पे हम देख सकते हैं, समझना ज्यादा जरूरी है आपको। ठीक है, तो मुख के विभिन्न अवयव से जो हम उच्चरित कहते हैं ना, क्या, जो वर्ण उच्चरित कहते हैं उसको ध्वनि कहते हैं।
और उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका खंड नहीं किया जा सकता। ऐसा दोनों में परिभाषा आता है। आप उसको इतना ही समझिए, एक आपका मौखिक होगा, एक लिखित, बाकी धीरे धीरे हम आगे समझते जाएंगे। अब अगर हम ध्वनि की बात करें, ठीक है, अगर हम ध्वनि की बात करें तो इसको फिर से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित। एक होता है सार्थक ध्वनि, समझिएगा, ठीक है, दूसरा होता है निरर्थक ध्वनि। ठीक है, सार्थक ध्वनि मतलब जिस शब्द को अगर मैं बोलूं और अगर आपको उसका अर्थ पता चल रहा है या अर्थ निकलता है, वो होता है सार्थक। सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता और सुंदर एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है क्या? पानी। समझ गए होंगे आप लोग, पानी का अर्थ है, ठीक है। और अगर इसी पानी को मैं लिख दूं नीपा, अब आपको इसका कोई अर्थ नहीं मिलता, तो आप क्या बोलेंगे? एक ये जो है ये सअर्थक है, मतलब अर्थ लिए हुए है, ये निरर्थक है, मतलब क्या? बिना अर्थ के। तो जिनके उच्चारण से या बोलने से हमको अर्थ समझ में आए वो सार्थक ध्वनि, और जिनके उच्चारण से या बोलने से हमको अर्थ समझ में नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? आपके निरर्थक ध्वनि। ठीक है, आप अपने नाम को भी उल्टा करके देख सकते हैं, इधर उधर करके देख सकते हैं, ठीक है। कुछ के नामों में हो सकता है अर्थ निकाला है उल्टा करने से भी, ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा। तो ध्वनि में फिलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ध्वनि से क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है, लेकिन क्या है, ऑप्शन में जरूर देता है वो, तो समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका वर्ण। तो ये जो ध्वनि है ना, इसको जो बोलते हैं उसको जब हम लिखते हैं, लिपि रूप में बद्ध करते हैं, उसी को बोला जाता है वर्ण। और ये जो वर्ण होते हैं, ये जो ध्वनि है ना, उसका मूल रूप होता है। मूल रूप मतलब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या, ये अ, अब इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या, ई, जैसे कि ऊ, जैसे कि री। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी मैं इसके टुकड़े नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी मैं इसके टुकड़े नहीं कर सकता। अब मैंने यहां अ, ई, ऊ, री बोला, ये क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है। अब इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन ये क्या है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। वर्ण हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, इसके खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। या सबसे छोटी इकाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्वनि देख सकते हैं, ठीक है। मुंह के विभिन्न अवयव या उच्चारण स्थानों से जो वर्ण या वर्णों के समूह उच्चरित होते हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं। सार्थक ध्वनि होता है, निरर्थक ध्वनि होता है। एग्जाम्पल में हमने लिखा था, एक पानी और दूसरा नीपा। आप और भी एग्जाम्पल जो अर्थ लिए हो या जो बिना अर्थ लिए हुए हो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी। तो ये हो गया आपका ध्वनि। अब दूसरा हमने वर्ण देखा। अब यहां पे याद रखिएगा, अलग अलग तरीके से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ये परिभाषा है। तो क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि, हम फिर ध्वनि में आ गए, लिखित रूप है ना ध्वनि का, तो उस मूल ध्वनि, मूल मतलब आप लोग समझते हैं ना, जो रूट होता है, ठीक है, जहां से जन्म होता है किसी का, और जहां से जन्म हो रहा है उसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो। जैसे अ, ई, यहाँ पे बड़ा ई दिया, हम छोटे ई में भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अब सेम चीज है, उसको आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा, हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है, तो आपके वर्ण ही, बस पूछने के तरीके में अंतर होगा, याद रखिएगा। तीनों स्टेटमेंट को तीनों तरीके से पूछा जा चुका है, एक बार नहीं, बार बार। अगर मैं 1000 बार बोलूं तो भी पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ण के आप डेफिनेशन, जो परिभाषा है, उसको भी बहुत अच्छे से याद रखना। आगे जितने भी जाएंगे, याद रखिएगा,
हर एक टॉपिक का मेरे लिए उसका परिभाषा समझाना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं परिभाषा और नियम पे ही खेलूंगा, ठीक है, आपको 1000 एग्जाम्पल मिलेंगे बाहर में, एक भी ऐसा एग्जाम्पल ना हो जो आपसे ना बने। मैं सिर्फ 2 लाइन का परिभाषा और 2 लाइन के नियम बस ही यहाँ पे बताऊंगा। हो सकता है 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बुक में तो 50-50 एग्जाम्पल भरे होते हैं, 100-100 एग्जाम्पल भरे होते। पर्यायवाची तो ओ हो झन पूछो। संधि में तो ऐसा ऐसा मतलब इतने सारे एग्जाम्पल की एक संधि का कम से कम 50-100 एग्जाम्पल रहेगा। आप कितना रटोगे, कितना पढ़ोगे? हम केवल 2 लाइन का क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे या 2 लाइन का परिभाषा। ठीक है, वर्ण आएगा, उसको भी समझेंगे। आप समझ जाएंगे वर्ण क्या होता है और वर्ण के एक एक चीज को समझोगे आप। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको डाउट है तो उसको हटा ही देते हैं, फिर नहीं रहेगा डाउट। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या, वर्ण समझ गए, सबसे छोटी इकाई, इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। फिर आ जाता है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। बचपन से पढ़ रहे, किनको किनको पूरा 52 वर्ण याद है? प्लीज अपना बताएंगे, किनको किनको याद है? कोई नहीं, लिख सकते हैं पूरा? ठीक है, मतलब पता सबको है, बस दिक्कत है तो सीक्वेंस का, मतलब सीक्वेंस में नहीं पता। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे क ख ग घ ऐसा वाला, तो हम कह सकते हैं कि अब बचपने से बड़े हुए तो और क्या हो गए, गधे हो गए। अब जो बच्चे को पता है हमको नहीं पता भाई, तो यार इतना होशियार हो गए कि उसको समझना ज्यादा जरूरी नहीं समझ रहा है। लेकिन अब आपको वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पीएससी है। ठीक है, पीएससी आपको बचपने से लेके बुढ़ापे तक का सीखने को बोलता है, क्योंकि आप जहां पे बैठेंगे वहां पे हर एक तरह का व्यक्ति आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 52 वर्ण। सबको पता है ना, हिंदी में मूलतः 52 वर्ण ही होते हैं। देखेंगे 52 वर्ण कहां कहां से होते हैं, एक एक को समझेंगे। ठीक है, ये जो 52 वर्ण है, ठीक है, अब इसको व्यवस्थित किया गया। ठीक है, व्यवस्थित किया गया है। किन्होंने किया है? तो जो व्याकरण रचना करने वाले। ठीक है, व्यवस्थित किया गया है, और उसी के जो व्यवस्थित रूप है उसी को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, उसी को कहते हैं ना। तो जो व्यवस्थित रूप है उसको कहा जाता है वर्णमाला। अब व्यवस्थित कैसे किया गया है? तो भैया एक तो व्यवस्थित किया गया है स्वर वर्णों में, दूसरा व्यवस्थित किया गया है क्या? व्यंजन। इसी तरह से व्यवस्थित किया गया, ये तो पता ही होगा आप लोग को, स्वर और व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगर हम हिंदी में स्वरों की संख्या की बात करें तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली ऑथेंटिक बुक का लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो स्वर वर्ण है वो आपको 11 देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वर वर्ण 11 देखने को मिलेगा। अब किनको किनको स्वर वर्ण पूरा पता है? सब लोग, मेरे को लगा सब लोग ऐसे करेंगे, ये भी नहीं पता। ठीक है, 13 इसीलिए बोला। ठीक है, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली किसी को नहीं पता। ठीक है, अगर पता है तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्वर वर्ण है कितने होते हैं? 11 याद रखना है। ठीक है, आपको स्वर वर्णों की संख्या कितनी याद रखना है? 11। दूसरा, व्यंजन वर्ण जो मूलतः व्यंजन वर्ण होते हैं ना, वो होते हैं 33। उसके बाद और भी व्यंजन होते हैं जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको देखना है कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से व्यंजन है, तो यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी पे हमारा पूरा क्लास टिकेगा। तो अगर आपको कोई भी पूछे स्वर वर्ण कितने हैं तो क्या बोलोगे? 11 बोलोगे। कौन कौन से बोलेंगे तो क्या बोलोगे? अ, आ, ई, उ,
देखिए जब आप बोलते हैं ना, तो आप जितना बोलते हैं ना, याद रखिएगा, उससे डबल आपको याद रहता है। आप जितना बोलते हैं ना, उससे डबल आपको याद रहता है। आप जब यहाँ पढ़ेंगे और कुछ दिन गुजरने के बाद अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हूं पिछले क्लास का, अगर आप उसका 20% बोलेंगे ना, तो मेरे को लगेगा कि आपको कम से कम 40-50% याद है, क्योंकि आप बोल नहीं पाए। ठीक है, अगर आप 50% बताओगे तो मुझे ये उम्मीद रहेगा कि आपको 100% याद है, 50% ही आपने बोल पाया। तो कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके बोलने का। अगर 100% बोले तो मेरे को लगेगा मैं पढ़ाया उससे ज्यादा आपने पढ़ा है। समझ रहे? अगर 100% बोल रहे तो क्या, मैंने जितना पढ़ा है उससे ज्यादा आपने पहले से पढ़ रखा है। अब ये अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ यहां तक हम पढ़ते हैं। दूसरा व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन को हम इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं ये। अब जब ये हलंत लगा है ना, याद रखिएगा, जब ये हलंत लगा है तो मैं इसका उच्चारण नहीं कर सकता। व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? जब तक इसमें हलंत लगा है, मतलब ये क्या है, आधा है। और इनको उच्चरित करने के लिए मुझे स्वरों का सहायता चाहिए। तो परिभाषिक तौर पे अगर हम समझे तो स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के हो। ठीक है, जैसे अ बोलते हैं ना, तो यहां से जो ध्वनि निकलता है कंठ से या अंदर से जो हवा निकलता है अ आ, वो बिना बाधा के ही निकलता है, कहीं पे रुकता नहीं है, जिसको बोला जाता है बिना विघ्न बाधा के निकलना या बाधा रहित बोल देते हैं। तो स्वर वर्णों के उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के निकलता है। जितने भी है, जैसे अ आ ई ऐसे बोल रहे हैं ना, तो ये सारे याद रखना, मतलब परिभाषा से भी पूछा जाता है। अगर आपसे मेंस में चले गए तो वहां पे पूछता है स्वर वर्ण क्या है, तो बहुत लोग तो परिभाषा ही नहीं लिख पाते। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, भीतर से आती हुई वायु निर्बाध रूप से निकलता है। ठीक है, मुख से निर्बाध रूप से निकलता है, जिसको क्या बोला जाता है, स्वर वर्ण। अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करें तो इसमें बाधाएं होती है। ठीक है, बाधाएं होती है। जैसे अगर यहां पे, जैसे यहां पे ट लिखा है, वो भी छोड़ दो, मैं आप सबके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। अब मुंह खोलो और प बोलो, मुंह खोल के बोलना है, दोनों होठ को नहीं मिलाना है, आपको मुंह खोले रहना। जैसे मुंह खोलो अ बोलो तो बोल दोगे अ, बुलाया। अब प जो है मुंह खोल के बोलो, बुला रहा है। प के लिए हमको क्या है, पहले होठ बंद करोगे, अब बाधा करोगे हवा में, भीतर से आ रही उसको बाधा कर रहे हो, भैया रुक तू। उसके बाद मुंह जैसी होठ खोलोगे प बुलाएगा, ट करोगे ना तो जीभ ऊपर जाएगा और हवा को रोकेगा, और जैसी छोड़ोगे ट बुलाएगा। मतलब क्या है, इसमें बाधाएं होती है, भीतर से आती हुई वायु क्या है, रुकता है कहीं ना कहीं। हाँ, उसको भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, वो भी पढ़ेंगे। तो हमें क्यों नहीं हो रहा, होगा, और क्यों नहीं हो रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पहला वाला, हिंदी के स्वर वर्ण। तो हमने देखा स्वर वर्ण स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण क्या हो, यही देखे थे, बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के हो। इसमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, याद रखना, दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। मतलब स्वर है तो स्वर ही रहेगा, व्यंजन का हम सहायता नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो हमको उसको बोलने के लिए स्वर की सहायता जरूरत पड़ेगी। जब हम व्यंजन आएगा तो उसमें देखेंगे। तो एक याद रखना, मुख, वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती, इसी चीज को बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछने में अंतर हो सकता है, बाकी है आपका सेम। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या हमने कितना देखा, 11। 11 आप सबको याद है ना, अ आ ई उ ऊ री ए ओ अ, बस। उसके बाद हम आहा नहीं बोलेंगे,
क्योंकि हमको बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है तो हमारे जुबान में आ ही जाता है। अब देखते हैं स्वर वर्णों के प्रकार की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर स्वर वर्णों के प्रकार की बात करें तो एक होता है मात्रा या उच्चारण। उच्चारण में कैसा? काल। एक तो आपको याद रखना है मात्रा या फिर उच्चारण काल। अब मात्रा आप लोग समझते हैं ना, तो याद रखना मैं मात्रा की बात कर रहा हूं तो, और उच्चारण काल, उच्चारण मतलब जो बोलते हैं, अब काल मतलब समय, तो बोलने में जो लगा समय या फिर कितनी मात्राएं हैं इसके आधार पर देखेंगे। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जब हम स्वरों के प्रकार देखते हैं तो हमको कितने प्रकार देखने को मिलता है? 3 प्रकार देखने को मिलता है। एक को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरे को हम बोलते हैं दीर्घ स्वर, और तीसरे को हम बोलते हैं प्लुत स्वर। 3 प्रकार याद रखिएगा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। अब ये जो ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटा, लघु, यही होता है ना, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो ये जितने भी ह्रस्व स्वर होंगे ना वो मूल होंगे, जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होगा। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना हो, तो यही ह्रस्व होता है, यही मूल होता है। तो याद रखना, जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना हो, यही आपका होता है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ठीक है, और ये क्या है? सबसे छोटा होता है, ये स्वरों में भी बोला जा सकता है, तो इसी को ह्रस्व कहते हैं। याद रखिएगा, इसकी उत्पत्ति किसी दूसरे से नहीं होता। इसी को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। याद रखना, अभी तक क्वेश्चन यहां से बहुत रेयर या फिर नहीं पूछा है। एक मात्रिक स्वर आपको ना व्यापम में ना पीएससी में कहीं पे भी एक मात्रिक स्वर नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है, वो आगे आपके लिए ट्रिकी बना सकता है। इसी ह्रस्व स्वर को ट्रिकी बना सकता है। आपने ह्रस्व स्वर पढ़ा है, कल पूछ दे निम्नलिखित में से एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप याद रखिए, क्योंकि इसके उच्चारण में, इसके बोलने में एक मात्रा का समय लग रहा है। अब आ गया उच्चारण काल के आधार पर एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ठीक है, हम लोग अ, ई, उ, री ऐसा बोलते हैं ना, तो एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दूसरा अगर बात करें दीर्घ स्वर, तो याद रखिएगा दीर्घ स्वर में एक तो अगर उच्चारण काल के आधार पर देखें तो इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। समझ रहे हो? 2 मात्राओं का समय लगता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, वो 2 ह्रस्व स्वरों या ह्रस्व दीर्घ स्वरों के मिलने से बनता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला आ, ये दीर्घ है, तो ये बनता है किससे किसके मिलने से? अ प्लस अधन अ के। ठीक है, अगर मैं बात करूं उ, ये किसके किसके मिलने से बनेगा? उ प्लस उ। हो गया, 2 ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ हो गया, और इनके उच्चारण में अ, आ, 2 मात्राओं का समय लगा ना, तो 2 ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ है, इसलिए दीर्घ स्वर, और उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाएगा। अब आप में से कोई मेरे को ये बता दो, ओ जो है किनके किनके मिलने से बनता है? ठीक है, ए जो है किनके किनके मिलने से बनता है? यही 2 ही बता दो, बाकी देखा जाए जल्दी से। कोई ऑनलाइन में अगर कोई है तो भी बता सकते हैं। हाँ, एनीवन? ये किससे बोले? अ, उ, ठीक है, और ए?
गुड, ये आपका बनता है अ प्लस ई से। अभी मेंस में, अभी पिछले मेंस में पूछा गया है ओ जो वर्ण है वो किन दो वर्णों के मिलने से बना है, लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपने इतना ही लिख दिया आपका 1 नंबर फिक्स। वो दूसरे सब्जेक्ट की तरह ऐसे काटेगा नहीं कि इसमें आधा दे दूं कि पौना दे दूं, ऐसा नहीं, वो सीधा नंबर देगा। इतना ही तो पूछा था, ओ जो है किन दो वर्णों के मिलने से बना है, तो आपको तो यही लिख के आना था, अ प्लस उ। समझ गए, इतना ही लिखना था लास्ट में। अगर आप लोग दिए रहते तो पता चलता। ठीक है, आगे देंगे। अगर आप इसी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप मेंस जरूर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका दीर्घ। कोई डाउट है, समझ में आ गया? और भी एग्जांपल है वो देखेंगे आगे। तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। तीसरा आपका क्या होता है? प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर में आपको इतना ही याद रखना है, इनके उच्चारण में कितना, इसके मुकाबले, ह्रस्व स्वर के मुकाबले तिगुना समय लगता है। समझ गए? इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। सबसे प्रचलित स्कूल से लेकर आज तक आपको एक ही एग्जाम्पल दिया जाता रहा होगा, क्या? हरिओम। ये बस बीच में 3 लिख देते हैं, ये हो जाता है ओम। ठीक है, तो जो उच्चारण होता है ना वो 3 मात्राओं का होता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। याद रखना, पूछ दिया जाए क्या बोलेंगे इसको? त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से यहां पे देख सकते हैं, पीपीटी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, अंजलि ओ, अ प्लस उ ए, अ प्लस ई। ठीक है, आदित्य का भी ठीक है, आपका भी सही है। यामिनी अ प्लस, बड़ा ई नहीं होगा, वो छोटा ई होगा। ठीक है यामिनी, आप करेक्शन कर लेंगे उसमें। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो बताया वही है, एग्जाम्पल थोड़े से बढ़ गए होंगे, बाकी है वही सेम चीज। अब आ जाते हैं अगला। अगला क्या क्या लिखा है? जीवा की उत्थापित भाग या जीवा की स्थिति। उत्थापित मतलब जो ऊपर उठाते हैं ना, जीवा को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, उसके आधार पे बोल रहा है। तो जीवा की उत्थापित भाग या फिर जीवा की स्थिति के आधार पर जब हम देखते हैं तो इसके 3 प्रकार देखने को मिलता है। एक आपका होता है अग्रस्वर, दूसरा आपका होता है मध्य स्वर, तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। अब मैंने बोला पहले, वो लिखा नीचे, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जीभ का जो है ना स्ट्रक्चर उसी तरह से है। ठीक है, ये जीभ का स्ट्रक्चर उसी तरह से, इसलिए मैंने पहले अग्र लिखा, फिर मध्य, फिर पश्च, ऐसा लिखा। तो जब आप कोई भी वर्ण बोल रहे हैं ना, तो अगर आपके जीभ का आगे का हिस्सा ये, अगर ये ऊपर उठ रहा है, आपको पता नहीं चलता होगा लेकिन उठता है। ठीक है, तो जब ये वाला हिस्सा आगे, आगे वाला हिस्सा जब ऊपर उठे ना, तो उसको बोला जाता है अग्रस्वर। जब बीच वाला हिस्सा ऊपर उठे तो उसको बोला जाता है क्या? और जब पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठे उसको बोला जाता है पश्च स्वर। जैसे कि एक तो अग्रस्वर की बात करें तो कौन कौन सा? हा? स्वर की बात कर रहे हैं, ट तो व्यंजन है, याद रखिएगा। ट क्या है हमारा? व्यंजन। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर, तो आपको पूरे 11 में ही फोकस करना है। ठीक है, 11 में ही फोकस करना है। तो एक याद रखना, ई, ई और ए, ठीक है, ई ई ए ऐसा बोलते हैं। तो इसमें जीभ का आगे वाला हिस्सा है ना वो ऊपर उठता है, पता नहीं चलता होगा, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम कभी करते ही नहीं तो हमको पता नहीं चलता। दूसरा, मध्य स्वर में एकमात्र एग्जाम्पल है अ, और व्यापम पीएससी पूछ पूछ के परेशान कर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है। दूसरे को वो पूछता ही नहीं, केवल मध्य स्वर को पूछता है। और वो क्या करता है, 11 में से 5 इधर हटाएगा, बीच वाला डाल देता है, बोले यही तो मध्य कार है। तो आप लोग ऐसे गलती मत करना, आप क्या करना, अ को लेना। इसके अलावा जो भी स्वर बचते हो आपके क्या हो जाते हैं? पश्च स्वर।
तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे एग्जाम्पल के साथ लिखे हुए हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा ऊपर उड़ता है उसको अग्रस्वर कहते हैं, ई ई ए। ठीक है, और मध्य में अ, और बाकी आपका क्या हो जाएगा, पश्च स्वर। ठीक है, तो आप अग्र को याद रखना, मध्य को याद रखना, और उसके अलावा जो भी है उसको किस में डाल देना, पश्च में डाल देना। ठीक है, क्योंकि आप इतने प्रकार पढ़ोगे इसके, याद तो भूल ना जाओ, इसका टेंशन रहेगा मेरे को। तो आपको याद रखना है क्या, ई ई ए है, जिसको बोलने में थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है ना, वो आपके अग्र, और एक केवल मात्र कौन सा, मध्य में अ। उसके अलावा जो भी बचते हैं, कितने 5 ही तो बच रहे हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर। अगला आ जाता है, क्या लिखा है, अच्छा ये तो चित्र भी है, आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मुख द्वार के खुलने और क्या बंद होने के आधार पर, अब आप जब बोलते हैं तो आपका मुंह जो खुलता है ना, मम्मी जो बोलते हैं ना, इतना ज्यादा मत चिल्ला वाला, ये वही कंडीशन है। ठीक है, अब आपसे आज से आपको समझ में आएगा कि चिल्लाना कितना भारी पड़ सकता है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर जब हम स्वर के प्रकार देखते हैं तो कितने प्रकार दिख रहे हैं, 4 प्रकार। ठीक है, अच्छा चित्र है इसलिए समझ गए क्या, 4 लिखा तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, एक को बोला जाता है विवृत, आधाता भी लगा सकते हैं। दूसरा होता है अर्ध विवृत, फिर आपका संवृत, और ये आपका लास्ट अर्ध संवृत। 4 प्रकार के होते हैं, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख द्वार के खुलने बंद होने तो वैसे भी आपको पता है आपका मुंह कितना खुलता है, कितना कम खुलता है। तो जो पहला प्रकार कहता है क्या, विवृत में देखो कैसा खुल रहा है, कैसा खुल रहा है, याद रखिएगा। विवृत नाम में ही क्या लिखा है, विशाल वृत्त बोल रहा है, वो विशाल वृत्त का निर्माण कर रहा है, मतलब अंतिम है, इससे ज्यादा नहीं खोल सकते। जैसे रामायण में हनुमान जी ने सूर्य को जब खाया तो कितना बड़ा मुंह खुला था, उससे बड़ा कोई किसी का मुंह खुल सकता है क्या, खुल सकता है। एक राक्षसनी थी जो हनुमान भगवान को भी अंदर ले ली थी। अब वो राक्षसनी कौन है, नाम पता है कि रामायण भी नहीं पढ़ते, सुरसा। वो बोलती है क्या, आ खाऊंगी तेको, आ ऐसा बोलती है ना हनुमान जी को, और हनुमान जी चले भी जाते छोटे रूप में होके। तो एकमात्र स्वर है जो आपका क्या है, विवृत स्वर है, जिसमें मुख सबसे अधिक खुलता है, आ। समझ गए। अगर आपसे पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर विवृत स्वर है, या किस स्वर में सबसे अधिक मुंह खुलता है, तो आपका हो जाएगा विवृत, विशाल वृत्त। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। अब आप लोग प्रैक्टिस घर में जाके, हम जितना भी पढ़ेंगे, जो वर्ण पढ़ेंगे ना, हम पूरा प्रैक्टिस ही रहेगा मेरा, यहां रटना नहीं है, अब प्रैक्टिस करना, आगे जाएंगे तो और पूरा प्रैक्टिस ही रहेगा। ठीक है, दूसरा है अर्ध विवृत। अब ये जो विशाल वृत्त बना रहा है, इसका आधा, विशाल वृत्त का आधा अर्ध होता है ना। अब इसके एक तो आ जाएगा अ, फिर आ जाएगा ऐ, फिर आ जाएगा ओ, फिर अ। अब इससे आधा खुलेगा। ठीक है, पहले में ऐसा खुल रहा था, अब बोलेंगे क्या, अ ऐ ओ अ, ऐसे थोड़ा सा कम हो गया मुंह। आप बोल के भी देखना, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा नहीं बहुत कम, लेकिन आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 है, अ ऐ ओ अ। तो आ, इसके अलावा जो भी अब बचता है ना अ वाला सीक्वेंस, वो याद रखना है, और एक कौन सा, ऐ। उसके बाद आ जाता है संवृत। अब सम से समझ रहे हैं, संकुचित वृत्त, संकुचित वृत्त हो गया ना ये। अब इसमें सबसे कम खुलेगा मुख, जो है सबसे कम। जैसे बोल के देखो, आप बोल के देखो, ई ई उ उ, मुंह सबसे कम खुल रहा है ना, इसको बोला जाता है संवृत, संकुचित वृत्त का जो निर्माण कर। उ बोलोगे ना तो आपका तो उंगली भी ना जाए, इतना कम हो जाता है। और आ बोलोगे तो पूरा मुंह, पूरा हाथ चले जाए।
तो ये क्या होता है आपका संकुचित वृत्त, ई ई उ उ, ठीक है, सबसे कम खुलता है। और अर्ध संवृत्त में क्या होता है, इससे थोड़ा और ज्यादा खुलता है। संकुचित वृत्त पूरा नहीं संकुचित होता, ठीक है, आधा ही संकुचित होता है। तो आपका एग्जाम्पल आ जाता है, एक तो ए, दूसरा ओ, ठीक है, एग्जाम्पल आ जाता है ए और ओ। तो जो ए बोलते हैं ना, उसका कम ये खुलता है ए। अब यहां पे आपको ओ यहां पे भी और यहां पे भी, ये अपवाद है, इसको अर्धविवृत और अर्ध संवृत दोनों में लिया जाता है। समझ गए, ओ अपवाद है, इसको अर्धविवृत अर्ध संवृत दोनों में लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा मुख इसमें खुलेगा, फिर थोड़ा कम ये, फिर थोड़ा कम ये, और सबसे कम ये, ठीक है। सीक्वेंस भी आप देख लिए रहना। तो आपको क्या है, जब प्रैक्टिस करोगे ना, या बोलोगे या कहीं पे भी वो करोगे, तो आपको थोड़ा याद करने में आसानी होता है, ठीक है। अब ये तो एक तो यहाँ का यहाँ ही उठ के आ गया, इसका एक छोटा भाई यहाँ आ गया, बस इतना ही है, ठीक है। ये आपका होता है क्या, मुख द्वार के खुलने अथवा बंद होने के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है। 4 प्रकार होते हैं। प्रकार याद करने में कोई दिक्कत, याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो एक तो वो शब्द आपको याद होना चाहिए, जैसे स्वर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे स्वर में क्या क्या पढ़ना है और इसके प्रकार पढ़ने। तो कौन कौन से प्रकार है ये आपको, जैसे कि मात्रा, उच्चारण काल के आधार पर, मुख द्वार के खुलने, जीवा के उत्थापित, ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर का प्रकार, ठीक है। तो उम्मीद है मुख द्वार के खुलने के आधार पे आपको पता हो जाएगा। एक विशाल वृत्त है, उसको आधा कर दो, एक संकुचित वृत्त है, उसको आधा कर दो, हो गए 4 प्रकार याद। और एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, विवृत की तुलना में कम खुलता है ऐसा, और इसमें सबसे कम खुलता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें खुलता है। इतना ही है, हो जाएगा याद, हो जाएगा। उसके बाद हमको पढ़ना है, याद रखना पूरा प्रैक्टिस है ना, वर्ण जो है ना वो पूरा प्रैक्टिस है, क्योंकि आप बोलते आ रहे हैं। अब आप हम देखते हैं क्या, अनुनासिक, अनुस्वार, निर्नुनासिक और विसर्ग। अब अनुनासिक आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अनुनासिक में क्या, चंद्र बिंदु दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं ना चंद्र बिंदु। तो वो जो चंद्र बिंदु है उसी को कहा जाता है अनुनासिक, समझ रहे हो। वो जो चंद्र बिंदु है उसको अनुनासिक कहा जाता है। डेफिनेशन क्या कहता है, इसका परिभाषा क्या कहता है, आप पढ़ लो। उसके बाद आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये क्या कहता है, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता। तो सबसे पहले नाक और मुंह को समझ लो। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब गा में चंद्र बिंदु लगा है और वह है, तो आप बोलोगे गांव, गांव। जब बोलोगे ना गा और चंद्र बिंदु, तो आपके मुंह और नाक दोनों से हवा निकलेगा, दोनों से ध्वनि निकलेगा। बोल के देख लो, गांव बोलोगे ना तो मुंह और नाक दोनों से निकलेगा ध्वनि, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या लिया गया है, नाक और मुंह। प्रैक्टिस करके देखो, बोलो सा सा, तो मुंह से भी निकलेगा और नाक से भी निकलेगा। जबकि हम किसमें आ जाते हैं, अनुस्वार जो बिंदु वाला रहता है ना, इसमें आते हैं, तो इसका उच्चारण जो केवल नाक से होता है। उदाहरण समझोगे, बोलो अंगूर में अ बोलो और अम का मात्रा बोलो, केवल कहां से निकलेगा, नाक से, अंग, ऐसे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। अंगद बोलो तो अंग जब बोलोगे ना तो केवल नाक से निकलेगा, मुंह से नहीं निकलेगा। घर में प्रैक्टिस करिएगा, यहां फिर हंसी आ जाएगी खुद को, ठीक है। घर में प्रैक्टिस करिएगा। जब आप अनुनासिक में गांव, दांत, आंगन, सांचा, तो जो चंद्र बिंदु वाला है उसका उच्चारण करोगे तो नाक और मुंह दोनों से ध्वनि हवा निकलेगा। जबकि आप यूज करो, आप प्रयोग करोगे अनुस्वार बिंदु वाले का, तो केवल नाक से निकलेगा। और आपने अगर निर्नुनासिक, मतलब जिसमें ना चंद्र बिंदु हो ना बिंदु हो, ऐसा कोई मात्रा ही ना हो, उसका प्रयोग करोगे तो केवल मुंह से निकलेगा। जैसे कि बोलो इधर उधर, बोलो इधर उधर, नाक का प्रयोग नहीं हो रहा, केवल मुंह का हो रहा है, इसलिए इसको निर्नुनासिक बोलते हैं। नासिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं। अनुनासिक, अनुस्वार, निर्नुनासिक, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, अगर आपसे पूछ दिया जाए
अनुनासिक में तो नाक और मुंह दोनों उच्चारण स्थान, और अनुस्वार में पूछ दे तो केवल नाक से, जैसे अंग बोलते हैं तो हवा जो है ना नाक से निकलता है, ध्वनि जो है नाक से निकलता है। और उसी तरह से निर्नुनासिक, उसके बाद लास्ट आपका विसर्ग, तो ये भी अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है, याद रखना, इसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। इनका उच्चारण, जो विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अतः, तो हम लोग इसके उच्चारण किस तरह से करते हैं, विसर्ग की तरह। अब आपको यहां पे जो पढ़े हो आप इसमें, तो एक तो याद रखना अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों को अयोग वाह कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है बहुत बार, अयोग वाह। जो आप बोल रहे थे ना लास्ट में, अम और आहा, अम और ऐसे बोलते हैं ना, जिसको हम लोग स्वर में बोल रहे थे, याद रखिएगा, ये जो अम और आहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं, ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है, लेकिन ये बेचारे क्या करते हैं, उन्हीं के सहारे चलते हैं। स्वर के साथ भी चलते हैं और व्यंजन के साथ भी चलते हैं, उन दोनों के सहारे चलते हैं, लेकिन साथ नहीं रहते। तो मतलब जो ना होते हुए भी क्या हो, साथ में चले, वो क्या होता है, अयोग वाह होता है। ठीक है, अयोग ना, जो साथ ना हो फिर भी वहन कर रहे हैं उसको, फिर भी वहन कर रहे हैं, तो वही होता है आपका अयोग वाह। तो आपको याद रखना है, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न तो व्यंजन, और यही दो है जिसको बार बार पूछा गया, अयोग वाह। ये जो अम और आहा है ना, जिसको हम लोग बिंदु और इधर विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी आपको बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे दे देगा, कौन सा क्या है, विसर्ग का नहीं देता, अनुनासिक है, अनुस्वार है, निर्नुनासिक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अब तो पीएससी मेरे को ये डाउट ना हो रहा है कि वो पूछ दे, मेंस में भी पूछ दे, 2-4 एग्जांपल अनुनासिक के लिखो, 2-4 एग्जांपल निर्नुनासिक के लिखो, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको एक एक शब्द, और आपको केवल प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है। अब बोल भी तो देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस करके, तो आसानी होता है हमको। बोल दे इसमें उच्चारण में लघुता रहती है, यहाँ पे बोला है नाक और मुंह से उच्चारण में लघुता होती है, तो भाई अंग, नाक और मुंह से दोनों निकलता है, और वो बोलते ही अगले जो वर्ण है उसमें चले जाते हैं, अंग, अंगन, दांत, रुकते नहीं है, सांचा, बोलते ही तुरंत चले जाते हैं, मतलब उसके उच्चारण में लघुता है। अगर आप इसी को देख लो अंगद, तो अंग में हम रुकते हैं थोड़ा सा, इनके में लघुता नहीं है, अंगद ऐसे बोलते हैं, जबकि सांचा में तुरंत चले जाते हैं, बोलते हैं ना अंगद ऐसे करके, तो इसमें थोड़ा सा लघुता रहता है। इसमें इसमें थोड़ा लघुता होती, कम समय लेते हैं, इसमें लघुता नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके 4 हो गए, अनुनासिक, अनुस्वार, निर्नुनासिक, विसर्ग। ठीक है, अगला आ जाते हैं, री किस में आएगा सर, री आपके स्वर में आएगा, स्वर में ह्स्व स्वर याद रखना। ठीक है दानेश्वर जी, री आपके स्वर में आता है, वो भी ह्स्व स्वर। ठीक है, अब यहां पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बेसिक है याद रखना, बेसिक से भी प्रश्न पूछता है, सरल प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण। वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार। उसके बाद हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, निम्नलिखित में कौन से स्वर नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, जानबूझ के डाला गया है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम वाले भी बेसिक प्रश्न पहले देते हैं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, आप बैठो। पहले पीएससी कैसा पेपर लेता था पता है, प्री का, पसीना छूट जाए पढ़ने के बाद। अब वो समझ गया कि हम इतना ही देते रहेंगे तो कंपटीशन में कौन आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा स्वर वर्ण हो गया, 11 स्वर वर्ण देख लिए, व्यवस्थित कैसे किया है, प्रकार वकार बहुत सारे देख लिए। अब आ जाते हैं हम व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्णों का उच्चारण कैसा था, निर्बाध रूप से, बिना बाधा का निकल रहा था, सीधा भीतर से आ रहा था और सीधा निकल रहा था। ठीक है, लेकिन व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण है ना,
वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है और इसमें कहीं ना कहीं विघ्न बाधा होती है। और जो व्यंजन वर्ण है उनका उच्चारण मुख के अलग अलग भागों से होता है। समझ रहे हो? व्यंजन वर्ण का उच्चारण मुख के अलग अलग भागों से होता है। अब एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है? अलग अलग भाग से उच्चारण कैसे होता है, बाधाएं कैसे होती है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम व्यंजन वर्ण। तो क्या है, एक तो स्वरों की सहायता से होता है बोल रहा है। तो जैसे आप क लिखते हैं ना, ऐसे क लिखते हैं, तो वो क नहीं होता, वो याद रखिएगा, एक तो ये होता है और दूसरा ये होता है। तो जब हम क का उच्चारण करेंगे तो उसमें ये जो वाला जो हलंत लगा है ना, तो उसका उच्चारण नहीं कर सकते हम, आधा होता है वो। तो उसको उच्चरित करने के लिए हम स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे मेरे को एक ये है, अब इसको उच्चारण करना है बिना आ का, तो क्या करेंगे, हम ई जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। अब उच्चरित कर सकते हैं। मतलब व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी ही लेनी पड़ती है। समझ गए? दूसरा, भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित जरूर होती है, होगा वो, ठीक है? मुख से आती हुई वायु, भीतर से आती हुई वायु कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। अब याद रखिएगा, इसमें कितने हैं, 33 व्यंजन वर्णों की संख्या 33। उसके बाद भी और भी व्यंजन है जिसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे जो मूल व्यंजन वर्ण है, जो 33 है आपकी, ठीक है? इन 33 व्यंजन वर्णों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया, ठीक है? एक आपका होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। अब ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो हमारे मुख के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे ओठ है, जीभ है, दांत है, और एक होता है तालु और मूर्धा। ऐसे अलग अलग भाग होते हैं। हम समझेंगे मूर्धा क्या होता है, तालु क्या होता है, दंत क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, सारे चीज को समझेंगे। तो मुख के जो अलग अलग भाग होते हैं ना, उनके स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। समझ गए? इसलिए इसको स्पर्श, एक होता है अंतस्थ और एक होता है ऊष्म। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन, यहां पे दिया हुआ है। तो मुख के अलग अलग भाग से, जैसे ओठ हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, इनके अलग अलग स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्योंकि इसको अलग अलग 5 वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग 5 वर्गों में बांटा गया, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? 2 चीज याद रखना, स्पर्श व्यंजन क्या वर्गीय व्यंजन को ही कहा जाता है, ठीक है? और अगर आपसे पूछ दिया जाए स्पर्श व्यंजनों को या फिर वर्गीय व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 5 वर्ग। ये मुख के अलग अलग भाग के स्पर्श से बोले जाते हैं। मुख के अलग, जैसे कंठ से बोलते हैं, ठीक है? यहां पे दिया है तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से। तो मुख के अलग अलग भाग के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन। क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो टोटल हो जाएंगे 25। याद रखना कितना है, 25 है, जो 5 वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में 5 होंगे। अब ये वर्ग कौन कौन से हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है? मैंने हलंत नहीं लगाया क्योंकि मुझे बोलना है ना, हलंत लगा दूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सैद्धांतिक रूप से चलेंगे, थोड़ा सा इग्नोर भी करेंगे। तो क्या आप याद रखना, क च ट त प, क च ट त प, ये याद रखना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो यही काम आएगा हमारा। तो 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है, क च ट त प, ठीक है? जैसे ही आप याद रखोगे तो आपको बहुत इजी होगा आगे। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में क ख ग घ, उसके बाद क च वर्ग में, देख के बोल लो, च छ ज झ,
उसी तरह से ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, त वर्ग में त त द द न, उसके बाद लास्ट प वर्ग, प फ ब भ। ये आपको पूरे ऐसे ही याद होना चाहिए। मैं अगर क वर्ग बोलूं तो क ख ग घ अंग, ऐसे जैसे बचपन में बोलते थे ना, मतलब आधे तो समझ में ना आए तो भी बुला जाता था पूरा। तो उसी तरह से आपको चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, आपको पूरे याद होने चाहिए। ठीक है। अब ये जो क वर्ग है उसका उसका उच्चारण स्थान यहां पे दिया हुआ है कंठ। मतलब क्या, जब आप क ख ग घ अंगा बोलोगे ना तो कंठ से सीधा ध्वनि निकलता है, क ख ग घ अंगा, ऐसा क ख ग घ अंगा, यहां कंठ से सीधा ध्वनि निकलता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ रखा गया है। बोलो क ख ग घ तो उसका उच्चारण स्थान कंठ से सीधा आता है। दूसरा च वर्ग, च छ ज झ इया, तालु दिया हुआ है। अब तालु होता क्या है, तो आपका ऊपर वाला दांत है, ऊपर वाला दांत है ना, उसके जस्ट हल्का पीछे, और पीछे जाओगे तो गड्ढे में चले जाओगे, तो आपको जो दांत है और वो गड्ढा उसके बीच में रहना है, उसको बोला जाता है तालु। जो एकदम पट्टी सा होगा हल्का सा, वो होता है तालु। तो जैसे ही आप बोलोगे ना च छ, तो आपका जीभ जो है वो तालु में जाकर टकराएगा। अब पूरे बोलो, यहां तक बोलो, वो जीभ जो है तालु में जाके टकराएगा, वापस आएगा वो। मतलब इसका अवरोध जब भीतर से हवा आ रहा है तो कहां हो रहा है, तालु में हो रहा है, इसलिए इसको इसका उच्चारण स्थान तालु रखा गया। तो आप घर में और अच्छे से उच्चारण करके देखिएगा, च छ ज, तो जो जीभ है वो तालु ऊपर में जाके टकराता है। ठीक है। अगला है ट वर्ग, ट ठ ड ढ, इसका दिया हुआ है मूर्धा, और ऊपर में वो जो गड्ढा रहता है ना आपके मुंह के ऊपर में, ऐसे जीभ को ले जाके देखो, उस गड्ढे को बोला जाता है मूर्धा। तो जब भी आप ट बोलोगे तो जीभ सीधा ऊपर जाएगा और थोड़ा देर हवा को रोकेगा, फिर क्या छोड़ेगा वो, और ऐसे इन पांचों वर्णों में होता है, ट ठ ड ढ ड़। ठीक है। और अगर ऊपर नहीं लेके गए इसमें ड़ में, तो क्या हो जाएगा, न हो जाएगा वो, आप बोल ही नहीं पाओगे ड़। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा रखा गया है। अब आपको पता होना चाहिए मुख के किस भाग को क्या बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद त वर्ग, त थ द ध न, द बोला गया दंत। तो आपका जो जीभ है ना, वो ऊपर वाले दांत को छू छू के आएगा। बोल के देख लेना आप घर में, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। घर में बोलना मम्मी एक बार त बोलो, फिर जीभ कहां गया पूछना, ज्यादा अच्छे से याद होगा। त थ द ध न, आपका पूरा जीभ कहां से, ऊपरी दांत को छू के वापस आएगा ना। आ रहा है ना, बोले प्रैक्टिस किए घर में, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिंदगी में आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि दंत है त थ द ध न। अरे भाई काहे याद करोगे, वो तो बोल के पता चल रहा है ना आपको। उसके बाद प वर्ग, प वर्ग प फ ब ब म, ओष्ठ दिया हुआ है, सबसे इंटरेस्टिंग। अब ओठ को बिना खोले या बिना वो बंद करे आप बोल के दिखाओ, प हो, आपको ओठ का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा, नहीं तो खोल के रखो और बोल के दिखाओ। एक भी वर्ण पांचों में से खोल के रखो, बोल के दिखाओ, या बंद करके रखो और बोल के दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है। आपको ओठ का सहारा लेना ही पड़ेगा, चाहे प हो, फ हो, ब हो, भ हो, म हो, दोनों ओठ का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए इन सारे वर्णों का, या प वर्ग के जितने भी 5 वर्ण है, उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ रखा गया है। प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, उम्मीद रखूं। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं आप प्रैक्टिस करिएगा, इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जब पेपर में एग्जाम में देता है ना, तो वो ऐसे नहीं देता प वर्ग का या क ख ख का, वो ना 3 इसमें से उठाएगा ऐसे ऐसे, और इसमें से ऐसे उठाएगा 2 3 4 ऐसे, और बोलेगा किसका है दंत या किसका है क्या, सही जोड़ी मिलाओ भी दे देता है वो। तो आप कितने को याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, तो आप बोल के प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको सब चीज कुछ दिन में पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाता है। जैसी एक वर्ड दिया वो म, तो ये प वर्ग का है तो ओष्ठ आपको याद हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कोई डाउट है। और एक आपके प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, 5वां वर्ण बोला जाता है, या प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जिसको बोला जाता है पंच माछर। क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम और पीएससी के द्वारा, आप लोग हंसोगे भी। जो
पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है पूछा था। पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है। ये वैसी क्वेश्चन नहीं हो गया बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो बसंती का नाम तो बसंती होगा। अब जिसमें पंच दिया हुआ है उसमें 5 ही ना होगा भाई। इतने सरल क्वेश्चन भी पूछते हैं और लोग गलत करके भी आ जाते हैं। तो वो पूछने वाला इतना बेवकूफ नहीं पूछ रहा है, मतलब उसको उम्मीद है कुछ ना कुछ तो होंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पंचमाक्षर है। अब ये पंचमाक्षर का प्रयोग कहां होता है आप लोग किए ना, एक आध एग्जाम्पल में को आप लोग अगर पता होगा तो इसका बता देंगे। पंचमाक्षर का प्रयोग कहां होता है आप लोग किए होंगे, जैसे कि इया का, तो वो सोशल मीडिया में आते रहता है, क्यों पढ़े हैं पता नहीं, इया आज तक यूज नहीं हो रहा, ऐसा वाला होता है। यूज करने वाले चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े हैं तो होता है यूज। ठीक है, ये जो पंचमाक्षर है आप लोग देखो हर चीज में हम लोग वो अनुस्वार बिंदु लगा देते हैं। अब समझ में नहीं आता कि ये न है कि म है कि क्या है। यूज किए ना आप लोग बिंदु, लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे कि मैं एक लिखता हूं, आप लोग बताइएगा, ठीक है, उम्मीद है थोड़ा सा आए। कंगन ऐसा होता है कि कंगन न होता है, ना होता है ऐसा पक्का? ठीक है, ये सही लिखा है, किंचित लिखा है, दोनों में बिंदु का प्रयोग हुआ है। अब आप लोग बताओ कंगन में वो जो बिंदु है वो किस लिए प्रयोग करें, ठीक है, ये बिंदु, और किंचित में ये जो बिंदु वो क्या प्रयोग करे, न करे, न करे, क्या करे। ये आप लोग वही वाला बात हो गया ना कि हम बिंदु तो पढ़ रहे हैं, उसको हर चीज में प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो ग है ना बिंदु के बाद वाला जो, तो वो ग कौन से वाले में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा इस तरह से कंगन। समझ गए? किंचित ये च किस में आ रहा है, इया वाले में। तो आप लोग देखे होंगे हमेशा क्या लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है किंचित। पहले प्रयोग होता था, अब तो हमने विलुप्त कर दिया, क्योंकि लिखने में परेशानी है तो क्या करते थे उसको बिंदु कर दिए अपने सहूलियत के लिए। बाकी इस तरह से प्रयोग किया जाता है। और अगर उसी तरह से और कोई बता दो, एक आध इसमें से कोई बन रहा है, याद है कोई? जैसे हम लोग बोले बंधन, ठीक है, जब हम लिखेंगे ना तो बंधन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि वो किसमें है, ध वाले में है। समझ गए? तो याद रखना जिस वर्ण वाले में है ना उसी का अंतिम वर्ण ऐसे लिखा जाता है। ये आपके किसका प्रयोग है, पंचमाक्षर का प्रयोग है। ठीक है, अब कोई डाउट रहेगा उसमें? अब बोलेंगे ये बिंदु क्या दिखा रहा है, तो जैसे कंठ दिखा रहा है ना, तो ठ किसमें है, ये वाले में। तो हम लोग कंठ को कैसे लिखते हैं, कंठ को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना भाई, ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि ये ठ के पहले जो होगा वो ठ वाला कौन सा, ये ठ ना, तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग कंठ को। और कोई दूसरा न म ऐसा अंगा यूज किए? अब बता देंगे पंचमाक्षर और बिंदु का कहां किस तरह प्रयोग हो सकता है। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है? उच्चारण स्थान आपको याद हो जाएगा, क वर्ग का, च वर्ग का, ट प त, कोई भी वर्ग का। ठीक है, रट के नहीं, प्रैक्टिस से। ठीक है, रट के करता तो मेरे को भी आज तक याद नहीं होता, और हर कुछ दिन में भूलता मैं, याद हो जाता लेकिन 2-4-6 महीना याद होता, फिर मेरे को रटना पड़ता, फिर याद करना पड़ता, काहे मैं याद करूं। ठीक है, उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। अब अंतस्थ व्यंजन होता क्या है, तो ये मुख के विभिन्न अवयवों, मतलब जो हम लोग बोले ना जीभ, तालु, ये दुनियादारी, मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श तो करता है लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करता, वो एकदम हल्का हल्का सब तरफ को छू के आ जाता है। यह रलावा बोल के देखो, यह रलावा, आपको समझ में नहीं आएगा भगवान कहां छू के आया,
हल्का हल्का छू छू के आ जाता है। ठीक है, ये पूरा अंदर में ही वो क्या होता है, हल्का हल्का छू छा के आ जाता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये पूरा नहीं छू रहा है किसी भी जगह को, मतलब बाधा भी आधा हो रहा है ना भाई, बाधा भी तो आधा हो रहा है, आधा छुआ, जैसे इसमें पूरा छू के आ रहा था, तालु को, दांत को, मूर्धा को, ओठ पूरा बंद हो रहा था, लेकिन ये वाले में क्या होता है, आधा छू के आता है। इसलिए याद रखना, ये जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछ दे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 4, अगर आपसे पूछ दे अर्ध व्यंजन अर्ध स्वर कितने हैं तो 4, और अर्ध स्वर कौन कौन सा है तो य र ल व। याद रखना, अर्ध स्वर से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उम्मीद है आगे पूछेगा ही पूछेगा। कितने बार पूछेगा अंतस्थ व्यंजन, गिनती नहीं, इतने बार पूछ चुका है वो, कितने होते हैं, कौन सा है, या कौन सा समूह अंतस्थ व्यंजन है। अब उनको एक नया फैक्ट मिलेगा, अर्ध स्वर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर है, तो ये 4 ही याद रखना, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन क्या है तो य र ल व। ये मुख के विभिन्न भागों को तो बोल अवयवों को टच तो करता है, लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करता, आधा स्पर्श करके आ जाता है, इसलिए बाधा भी आधा होता है, हवा जो रुकता भी आधा, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन याद हो जाएगा, चारों के 4। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ऊष्म व्यंजन। एक कौन सा है, जल्दी से बताएंगे, पहला वाला सलजम का सा, हाँ अच्छा, एक सलजम बोल रहे हैं, एक शक्कर बोल रहे हैं, दूसरा वाला कौन सा है, इसको कोई नहीं बोलेगा, सब एक ही बोलेंगे षटकोण, क्योंकि ये वाले से ना याद ही भी नहीं किसी को। फिर वाला वो कौन सा है, अच्छा सपेरा वाला, ठीक है, तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग स का वो पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद एक है ह, तो इन वर्णों का जो उच्चारण है ना, एक तरह के रगड़ और घर्षण से होता है, और जहां रगड़ और घर्षण है वहां क्या होता है, हवा जो है गर्म होता है, उष्म होता है। तो इन वर्णों के उच्चारण में एक तरह के रगड़ या घर्षण से उष्म हवा निकलता है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है, स स ह। ठीक है, जब आप बोलेंगे ना तो वो रगड़ और घर्षण होता है, और उसमें कैसा होता है, जब भी रगड़ या घर्षण होता है तो उष्म मतलब गर्म हवा निकलता है ना, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। तो तीनों स को ले लेंगे और एक ह को, 4 याद हो जाएगा ये पूरा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। आप यहां पे देख सकते हैं उसको, ये चारों आपके सॉरी तीनों आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठों स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन। क्योंकि हम 5 अलग अलग वर्गों में डिवाइड किए, इसलिए वर्गीय व्यंजन, अलग अलग भागों में विभाजित किए, इसलिए वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो ये देख लिए। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं पे भी पूरा स्पर्श नहीं होता। ठीक है, अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अभी तक प्रश्न नहीं बने, आगे आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। उसके बाद उष्म व्यंजन, उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, तो आपको सभी के सभी एक एक ठो याद होने चाहिए। ठीक है, तो कल याद हो जाएगा बाकी सभी के सभी। अब आज जाते हैं, एक बार हमने इतने समय में क्या क्या गढ़ा ये देख लेते हैं, और कल उम्मीद रहेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे। ठीक है, पहले हमने देखा भाषा क्या होता है, भाषा भास धातु से बना है, जो संस्कृत से आया, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। ठीक है, भाषा को हम अगर रूप के आधार पर देखें तो एक हमको मौखिक रूप में मिलता है, एक लिखित रूप में मिलता है। मौखिक को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, जो साउंड होता है। ठीक है, लिखित को हम बोलते हैं वर्ण। अब अगर ध्वनि बोले चाहे वर्ण बोले, दोनों एक ही है। ध्वनि को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है सार्थक ध्वनि, जिस ध्वनि का अर्थ हो, जैसे पानी, आप तक ध्वनि गया उसका अर्थ है, तो वो सार्थक, जिसका अर्थ ना हो वो निरर्थक हो जाएगा। उसके बाद वर्ण, वर्ण क्या होता है तो
जिसके खंड ना हो, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड ना हो, ठीक है, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपने देखा ही होगा, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ध्वनि तो देख लिया, उसके बाद वर्ण भी देख लेना, ठीक है। ये देख लेंगे कितने हैं टोटल वर्णों की संख्या, 52। और इन 52 वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। हमने व्यवस्थित किया तो सबसे पहले व्यवस्था किसमें किया, स्वर और व्यंजन में। तो हमने पहले स्वर को देखा, स्वर को हमने परिभाषित किया कि भाई स्वर वर्णों के उच्चारण में बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, इसमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। फिर हमने 11 स्वर देखे, उसको फिर हम अलग अलग प्रकार में डिवाइड किए कि भैया मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर क्या होगा। उसके बाद कौन सा देखे, उसके बाद कौन सा देखे, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जीवा के उत्थापित भाग या जीवा की स्थिति के आधार पर देखे। उसके बाद मुख द्वार के खुलने या अथवा बंद होने के आधार पर देखे, ठीक है। तो ये सारे प्रकार को आपको याद रखना है, सारे प्रकार जितने भी है ना आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जितने भी प्रकार है, ज्यादा कुछ नहीं है। मात्रा या उच्चारण बोले तो ह्रस्व, दीर्घ और एक प्लुत, इतना ही तो याद रखना है। ह्रस्व मतलब समझ गए, मूल छोटा, कम समय लगेगा उच्चारण में, एक मात्रा का तो एक मात्रिक कहेंगे। दीर्घ मतलब बड़ा, 2 मात्रा का समय लगेगा, द्विमात्रिक कहेंगे। तीसरा प्लुत, जिसमें तिगुना समय लगे, किससे, ह्रस्व से तिगुना समय लगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा जीवा के उत्थापित भाग, तो मतलब आगे का भाग उठ रहा है कि बीच वाला कि पीछे वाला, तो जिसमें जोर लगाना पड़ रहा है ना, कौन सा, ई ई ए ए, ठीक है, यही तो देखे ना, ई ई ए ए, ये अग्र स्वर, और अ एक मात्रा मध्य, और बाकी जो बच गया वो पश्च, तो ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है मुख द्वार के खुलने या बंद होने के आधार पर, याद हो जाएगा ये पूरा, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, दो ही याद रखना है, एक विवृत विशाल वृत्त, एक संकुचित वृत्त जिसको संवृत कहते हैं, और दोनों का आधा आधा कर देना। और इसको तो आप भूल ही नहीं पाओगे, विवृत का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, आ, ठीक है, याद हो जाएगा सारे के सारे। तो ये देख सकते हैं इसको। उसके बाद अनुनासिक, अनुस्वार, निर्नुनासिक और विसर्ग देखा। तो अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से होता है, उच्चंद्र बिंदु वाला, उच्चारण में लघुता होती है, ठीक है, नाक और मुंह दोनों से आपके साउंड ध्वनि निकलता है या फिर हवा निकलता है, ठीक है। उसके बाद अनुस्वार में केवल नाक से, जैसे अंग बोलेंगे ना, तो मुंह पूरा, मुंह खुला भी रहेगा ना तो कुछ नहीं निकलेगा, आप देखना पूरा नाक से ध्वनि निकलता है, हवा निकलता है, अंग बोलेंगे तो, ठीक है। उसके बाद निर्नुनासिक में केवल मुंह से, नाक से नहीं निकलता, जैसे इधर उधर बोलो, ठीक है। उसके बाद आपका विसर्ग ह की तरह प्रयोग होता है, और अगर आपसे अयोगवा पूछ दे तो कौन सा, आपके अनुस्वार और विसर्ग दो है अयोगवा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद व्यंजन में आपको याद रखना है, ठीक है, स्वरों की सहायता से होता है, तो याद रखना जितने भी व्यंजन वर्ण है उसमें स्वरों को सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये याद रखना है। भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, मतलब पूछेगा ना भाई, परिभाषा से ही पूछ दिया तो आप कैसे करोगे, परिभाषा से ही क्वेश्चन बना रहा है आजकल वो, आप देखना पिछला 2-3 साल का पेपर उठा के देखिएगा, परिभाषा से, इवन व्यापम तक परिभाषा से ही क्वेश्चन उठा उठा के पूछ रहा। तो सबसे पहले आप परिभाषा डेफिनेशन पे फोकस करिएगा, तो आधे तो आपके इसी क्लियर हो जाता है। कितने होते हैं व्यंजन वर्णों की संख्या, जो हम देखते हैं मूल रूप से 33, ठीक है, जिसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं इन 33 को। एक स्पर्श 25 हुआ, उसके बाद अंतस्थ 4 हुआ, 25 और 4 29, 29, उसके बाद उष्म 4 हुए, और 29 + 4 33 हो गया। तो ये 33 है जिसको आपको याद रखना है। स्पर्श पूरे याद होने चाहिए, क च ट त प, पांचों वर्ग ऐसे याद होने चाहिए, क्योंकि जब आगे जाओगे ना संधि में तो वो बार बार लिखा रहेगा, क च ट त प ऐसे करके, तो आपको याद रहेगा, तो सारे वर्ग भी एकदम आसानी से पढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि हम शुरू अक्षर भूलते हैं, अगर मैं बीच में बोलूंगा ना तो नहीं बोल पाओगे। अगर मैं बोल दूं ट, तो अगर शुरू याद हो गया ना, ट ठ ठ ड न ऐसे, तो शुरू याद हो गया तो आपके सब याद हो जाएगा। प प फ फ भ म ऐसे याद हो जाता है ना हमको, मतलब रिकॉल करने के लिए पहला कुछ तो हिंट चाहिए, ठीक है, तो वही है। तो पहला याद रखना क च ट त प, ठीक है, ये वाला हो गया, ये हमने देखा, ठीक है, ये वाला भी हमने
देखा। अब कल हम देखेंगे अल्प प्राण, महाप्राण और जो घोष अघोष, वो भी ऐसी याद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब पूछ सकते हैं इफ एनी, कल भी कोई दिक्कत है समझने में, याद करने में कोई परेशानी? क्या हो गया, कैसे चुप है सब लोग? मजा नहीं आया लगता है? मजा नहीं आया? अगर नहीं आया तो कल ज्यादा मजा आएगा, याद ज्यादा होगा। मेरी कोशिश है आप लोग को समझ में आए और याद हो। ठीक है, मेरी कोशिश है समझ में आए और याद हो। समझ के याद करो या प्रैक्टिस से, क्योंकि वर्ण जो है प्रैक्टिस है। ठीक है, बचपन से आपको तो यही बोल बोल के सिखाया जाता है ना। ठीक है, तो वर्ण जब तक हमारा होगा प्रैक्टिस होगा, संधि भी होगा तो प्रैक्टिस ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद का फिर देखेंगे किस किस तरह से याद करना है। जैसे जैसे आपका टॉपिक आते जाएगा उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे याद करने का। ठीक है, तो आज का क्लास यहां पे समाप्त करते हैं। ओके।